आई एम सो सॉरी। नहीं 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 स्टार्ट नहीं है। ये जब वो पूरा नीचे रेड लाइन आ जाए तब आपकी लाइन वीडियो स्टार्ट होगी, ना ये स्टार्ट होगी। सॉरी शुरू से संगत जी, बोला, अपनी सपना शुरू से बताना। मैं थोड़ा सा हम लोग डिसकंटिन्यू हो गए थे, आई गेस नेटवर्क का प्रॉब्लम है और हम लोग थोड़ा नए भी हैं इस चीज़ में। थोड़ी सी संगत और इकट्ठी हो जाएगी, एक ही तरफ देख रहा है। हम्म, थोड़ी सी संगत इकट्ठी हो जाए गुरु जी की मेहर से, तब हम लोग सत्संग शुरू करेंगे। सत्संग क्या भी वो है बताने के लिए। तो 2 लोग हो गए हैं और थोड़े से कलेक्ट हो जाए। जय गुरु जी सबको। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। 5 हुए हैं। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। कुछ ठीक से सुनाई दे रहा हो? क्या संगत जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? संगत जी, संगत जी मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? जय गुरु जी संगत जी, मैं आपको मैं सबसे पहले सब लोगों को, सारी संगत को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, ये प्लेटफॉर्म दिया यहाँ पर आकर के अपने बारे में अपने कुछ थॉट्स एक्सप्रेस करने का। और मैं इस सत्संग को अपने बारे में थोड़ा सा बता करके शुरू करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रजत कुमार सिंह है। मैं प्रोफेशन से डेंटिस्ट हूँ। मेरी स्पेशलाइजेशन एमडीएस की है और मैं मास्टर्स इन पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री हूँ। उसमें मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन हासिल की है। फिर मेरी स्पेशलाइजेशन कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री है। मैंने अपनी पढ़ाई जो है अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लखनऊ से कंप्लीट की। फिर मैं अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में मैंने काम किया है। फिर वहाँ से मैं लोअर पारेल मुंबई टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैंने काम किया। फिर वहाँ से मैं मेरा जॉइनिंग जो है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीएचयू वाराणसी हो गई। फिर यहाँ मैंने 3 साल काम करने के बाद अभी हम लक्ष्मी डेंटल क्लिनिक चेन ऑफ क्लिनिक्स बनारस को हैंडल कर रहे हैं। और गुरुजी की कृपा से हम लोगों की स्माइल्स, लोगों में कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने का अवसर हमें मिलता है। और मैं सबसे पहले गुरुजी के साथ अपनी एक छोटी सी वो शेयर करना चाहूँगा। मैंने गुरुजी को सबसे पहले मम्मी के अपने मेरी मदर अमिता सिंह आंटी, जिनसे आप जानते हैं, मैं उन्हीं का ही बेटा हूँ। और उनसे ही मुझे गुरुजी के बारे में पता चला। गुरुजी के उससे और मम्मी की गुरुजी के टूवर्ड्स जितनी आस्था है उसको देख करके हम लोगों में भी चीज़ें डेवलप हुई धीमे धीमे। आज बहुत ही अच्छा गुरुजी के मेहर से बहुत अच्छा मंदिर, बहुत सुकून की जगह हमारे घर में एक में गुरुजी का वास है। उसके वजह से बहुत सुकून सी एक जगह हम लोगों के घर में बनी हुई है। कई लोग यहाँ पे भी जब आते हैं तो लगता है कि हाँ गुरुजी खुद यहाँ प्रेजेंट हैं। 3-4 दिन पहले भी मेरा गुरुजी के साथ एक पहला इंटरेक्शन, गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। और सत्संग शेयर करने का मन तो बहुत पहले से था। अपॉर्चुनिटी मैंने गुरुजी पे ही छोड़ रखी थी कि कब हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। और आज फाइनली वो दिन आ गया है कि जहाँ पे हम भी अपने बैठे सत्संग को ये शेयर कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे गुरुजी के साथ जुड़ना वो चूँकि मैंने बताया मेरी मदर की वजह से ही था, लेकिन मेरे मदर ने कभी मुझे फ़ोर्स नहीं किया या कभी भी घर में किसी को फ़ोर्स नहीं किया कि आप गुरुजी के साथ वो करिए। उन्होंने हमेशा वो अपने ही ध्यान में गुरुजी के साथ हमेशा रही और उनको देखा देखी हम लोगों में गुरुजी के प्रति भी आस्था बढ़ी है। तो मैं यहाँ पर आज अपना जो सत्संग शेयर करने वाला था वो ये है कि 3-4 दिन पहले मेरे बेटे को पीछे बटक्स पे एक फॉलिकुलर एब्सेस हो गया था
और 3-4 दिन से एब्सेस जा नहीं रहा था, और हम अगले दिन सुबह उसका ऑपरेशन कराने वाले थे बेहोश करा करके जीए में। तो रात में ऐसे ही हम साथ बैठे हुए थे, मैं और मेरी वाइफ, तो उसका पस जो है वहाँ से पंचर कर गया और पस निकलने लगा। तो मुझे था कि क्योंकि मदर और फादर भी परेशान थे तो मैं उनको जा कर के बात बताऊं। जैसे ही मैं अपने कमरे से निकल कर के अपने मदर फादर के कमरे की तरफ जा रहा था तो बीच में गुरुजी का भी रूम पड़ता है, तो गुरुजी से चिपका हुआ सटा हुआ हमारा ड्राइंग रूम भी है। वहाँ पे एक ब्लैक रंग की कुर्सी बेसिकली पड़ी हुई है, और मैंने गुरुजी को वहाँ पे साक्षात बैठे देखा। और जस्ट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स था कि एक बार झटके में लगा कि पापा, फादर मेरे ऐसे बैठे हुए हैं वहाँ पे, क्योंकि पापा अक्सर वहाँ जाकर ड्राइंग रूम में बैठ जाते थे। तो मुझे लगा कि पापा बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही फिर मैं ड्राइंग रूम की तरफ आगे बढ़ा तो एकदम फ्लैश ऑफ लाइट की तरह वहाँ से कोई चीज़ उठी और एकदम से वो हो गई। तो पूरे रोंगटे मेरे पहली बार खड़े हुए, और एकदम ऐसा भी नहीं मैं सो के उठा था या मुझे कुछ ऐसा हो रहा था, मैं एकदम अपने रूम में टीवी देख रहा था। फिर बच्चे का ऐसे ऐसे पस निकलने की प्रक्रिया शुरू हुई। फिर मैं तुरंत पापा को बताने उनके कमरे में जा रहा था, तो वहाँ पे मैंने एकदम से उनको बैठे देखा। मुझे पहले लगा कि पापा ही हैं, और जैसे ही उनके पास गया तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में मुझे वहाँ से एकदम लगा जैसे कोई चीज़ उड़ी है वहाँ से, एकदम जैसे ब्लैक कलर का कोई था, डेफिनेटली ब्लैक चोले में गुरुजी थे, और वो एकदम मैंने वहाँ से फ्रैक्शन ऑफ लाइट की तरह उनको वो करते देखा। एकदम हाथ में गूज बम्स आ गए थे। मैं 2 मिनट के लिए तो आगे नहीं बढ़ा, वापस मुड़ गया। समझ में नहीं आया कि मम्मी को पहले जाऊँ बताऊँ कि वाइफ को जाऊँ बताऊँ। तो थोड़ी देर नॉर्मल रिएक्ट किया, फिर कि मैंने, मेरे पूरे रोंगटे खड़े हुए थे, तो मैंने जाकर के सबसे पहले वाइफ को बताया कि देखो एकदम रोंगटे खड़े हैं और इस तरीके से मेरे साथ हुआ है, मैं मम्मी को अभी जगाऊँ क्या। तो मैंने वाइफ दोनों ने सोचा कि सुबह हम लोग मदर को अपने बताएंगे कि हाँ। फिर सुबह उठ करके मैंने बताया तो मम्मी ने भी मुझे यही बोला कि गुरुजी की मेहर है, गुरुजी ऐसे ही आते हैं, ब्लेसिंग्स दे करके चले जाते हैं और टाइम टाइम पे आपसे मिलते रहते हैं। तो एक छोटा सा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, तो मुझे लगा संगत जी आपके साथ भी शेयर करूं मैं। आज इस प्लेटफॉर्म पे जो गुरुजी ने मुझे यहाँ पे ये बोलने का अवसर दिया है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ डेंटिस्ट्री, बिकॉज ऑफ कोविड, जहाँ पे हम लोग आज हर आदमी एक त्रस्त है इस महामारी से। तो मुझे ये था कि मैं थोड़ा सा कोरोना को काफ़ी अपडेट रख रहा हूँ, तो था कि मैं अपने संगत के साथ, गुरुजी के संगत के साथ ये चीज़ शेयर करूं। पहले डेंटिस्ट्री पे आने से पहले मैं थोड़ा सा कोविड के बारे में आप लोगों से साझा होना चाहूँगा। कोविड एक लोकल आउटब्रेक था जो कि वुहान में शुरू हुआ था, और बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ये ग्लोबल पैंडमिक हो गया, ये हम सब जानते हैं। इसके क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो सबको बहुत अच्छे से पता है। वो फीवर आना है, कफ आना है, बॉडी में एक होना है, मसल्स में पेन होना है, सांस फूलना है, और लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल है। तो ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं कोविड के, जो हम सब लोगों को पता है। और इनकी पैथोफिजियोलॉजी, कोविड होने का वो क्या है और ये डेंटिस्ट्री से कैसे जुड़ा हुआ है, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो पहले अगर हम पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कोविड को देखें तो कोविड एक वायरस है, कोविड एक वायरॉन है, और ये एक mRNA वायरॉन जिसको हम लोग कहते हैं, ये वो है। और ये हमारे मुंह में नेज़ल और मुंह के थ्रू प्रवेश करता है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाकर के, जो हम जहाँ सांस लेने की जो नली होती है वहाँ पे जाकर के वो थमता है, और वहाँ वो मल्टीप्लाई और रेप्लिकेट होता है। तो ये बेसिक अगर हम बात करें तो ये कोविड का ये जो कोव-2 सार्स है वो इस तरीके से रिएक्ट करता है। एंड हम लोग इसके बारे में कोई भी, क्योंकि ये चूँकि इतना नया है, नोवल है, इसलिए इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, कोई इसका वैक्सीन नहीं है, कोई इसके लिए कोई ड्रग्स नहीं है। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज की डेट में आ जाती है वो दैट इज़ प्रिवेंशन। जब से ये शुरू हुआ है, हमारी सरकार, हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स, हमारे आम लोग, हमारे मेडिकल के भाई बहन, सब लोग जो हैं वो इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग इसको किस तरीके से प्रिवेंट करें। कोई भी अभी तक ट्रीटमेंट, कोई इसका वैक्सीन अभी डेवलप नहीं हुई है, आने वाले टाइम में डेवलप होगी। तो आज हम लोग थोड़ा सा प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे, जो कि नॉर्मल से हट के होगा, जिसमें आप मेरे सत्संग करने से मेरे संगत को कुछ इससे जानकारी मिले, और शायद इसीलिए गुरुजी ने मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे रखा था।
तो मैं छोटा सा एक इम्यून सिस्टम के बारे में अपना बताना चाहूँगा कि हमारे ये जो शरीर है, शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम है और ये इसको कैसे रोक सकता है, कि इस कोविड होने को हमें कैसे हम बचा सकते हैं। तो अगर हम इम्यून सिस्टम की बात करें तो जैसे हमारे कंट्री की डिफेंस मैकेनिज़्म है, जैसे हमारी कंट्री में आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, वैसे ही हमारे बॉडी की भी अलग अलग डिफेंस प्रणाली है। और जैसे हमारे यहाँ कुछ भी वारदात होती है या कुछ भी चीज़ होती है तो सबसे पहले पुलिस आती है, पुलिस से नहीं संभलता है तो फिर लोकल के आरपीएफ के लोग आते हैं, फिर नहीं होता है तो फिर धीमे धीमे बढ़ती चली जाती है, फिर बहुत आगे चीज़ें बढ़ जाती हैं तो आर्मी और एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं। वैसे ही हमारा शरीर भी है। जैसे ही हमारे इसमें ये कोविड का जो वायरस है, ये अगर हमारे शरीर के अंदर आता है तो सबसे पहले ये हमारी शरीर की जो सबसे लोकल डिफेंस मैकेनिज्म है वो उसको रोकने की कोशिश करती है। तो हमेशा जो पहला हिट है वायरस का, जिससे हमारी बॉडी नहीं पहचानती है, वो हमेशा रिस्की है। इसलिए पहला इन्फेक्शन जो हमारा कोविड का होगा वही हमारे लिए रिस्की है। सेकेंड इन्फेक्शन या उसके बाद सब्सिक्वेंट जो इन्फेक्शंस आते हैं उससे उसकी सीवियरिटी कम रहेगी। क्यों? क्योंकि वायरस ये पहली बार हमारी बॉडी में जा रहा है तो हमारी बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो हमारा बॉडी की कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता है, वो उसको नहीं पहचानती है। पहचानती क्यों नहीं है? क्योंकि उसको नहीं पता है कि ये हमारे साथ अच्छा हमारा वायरस है कि ये हमारा बुरा वायरस है। तो बुरा वायरस और अच्छे वायरस क्या होते हैं कि जैसे हम लोग कोई भी वैक्सीन देते हैं, जैसे पोलियो की वैक्सीन है, तो वैक्सीन भी वायरस ही है, वायरस का एक फॉर्म है। दैट इज ऑल्सो दैट इज व्हाट इज नोन एज वैक्सीन। तो वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन अगर डेवलप होती है तो उसी का ही वायरस होता है, बस उससे उसकी जो हमें बीमार करने की क्षमता जो है वो हटा दी जाती है, लेकिन हमारी बॉडी को वो बूस्टअप करती है ना। तो दैट इज वैक्सीन। तो सेम चीज़ वैक्सीन जो है, कई सारी चीज़ों की वैक्सीन नहीं दी जाती है लेकिन हमारी बॉडी अपने आप डेवलप कर जाती है। लेकिन उसको डेवलप करने के लिए सबसे पहले हमें पहली बार इन्फेक्शन होना ज़रूरी है। दैट इज़ वाई मीजल्स, जैसे हम बच्चों में बोलते हैं कि एक बार आप मीजल्स हो गया तो उसके बाद सेकेंड टाइम होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार जब मीजल्स होता है हमारी बॉडी में उसको रिएक्शन होता है, मीजल्स हमें दिखाई देता है। लेकिन सेकेंड बार जब मीजल्स का जब वायरस हमारे पास दोबारा हम पे अटैक करता है तो हमारी बॉडी उस मीजल्स के वायरस के लिए पहले से तैयार रहती है, जो कि पहले इन्फेक्शन से उसने तैयार होने पे जो समय लिया था, तो सेकेंड इन्फेक्शन पे वो एकदम तैयार है। और तैयार होते ही जैसे ही उसको दूसरा इन्फेक्शन मिलता है वो फटाक से उसको हटा करके मार के हटा देती है और हमारी बॉडी को पता भी नहीं चलता है। वैसे ही हमारे कोविड का वायरस भी है, उसको पहली बार जब हमारे बॉडी में अटैक करता है तो हमारी बॉडी को तैयार होने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो उसको समझता है कि हाँ, ये वायरस हमारे बॉडी के लिए खतरनाक है, हमें इसको मार करके बाहर निकालना है। तो ये जो इंक्यूबेशन टाइम है, ये जो टाइम है जिसमें वायरस पहचानता है कि हमें इसको बाहर निकालना है अपनी बॉडी से, वो ही एक डिटरमाइन करता है कि सीवियरिटी ऑफ डिजीज़। किसी की बॉडी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, फटाक से वो अपने रक्षा प्रणाली को तैयार करेगा और वायरस को बाहर कर देगा। किसी की इम्यून सिस्टम वीक है, उसको तैयार होने में टाइम लगेगा। इसी में ही कैजुअलिटीज़ होती हैं, इसी में ही हम लोग जो मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, जो डेथ रेट बोलते हैं, वो इसीलिए बढ़ता है क्योंकि हमारी बॉडी जो है, जिनकी बॉडी कॉम्प्रोमाइज़ है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, या जिन्होंने अपने शरीर का बहुत ध्यान नहीं रखा है, ओबीज़ हैं, जो लोग बहुत एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अच्छा खान पान का नहीं ध्यान रखते हैं, तो उनकी बॉडी को वो चीज़ को तैयार करने में वक्त लगेगा, और जितना वक्त लगेगा उतना ही कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ेंगे। तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड ईट हेल्दी, वी शुड लिव हेल्दी, वी शुड डू सम एक्सरसाइजेज एंड एवरीथिंग, सो दैट वी शुड a healthy body can only fight with this deadly disease. So वो नहीं आ रहा, वीडियो नहीं आ रहा है गेस। तो गुरुजी लेकिन Okay, we are writing again. Yeah, sorry, network was weak. ये हमारा जितना रिकॉर्डिंग करना था कर लिया। सॉरी सत्संग जी, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, टूट रहा है वीडियो और पूरी बात मैं शायद पूरी नहीं कर पाया था। सॉरी संगत जी, मैं वापस से डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। सिर्फ 2 लोग अभी ऑनलाइन दिख रहे हैं। सो
सो मैं अभी बात कर रहा था कि हमारी हेल्दी बॉडी ही इसको प्रिवेंट कर सकती है। इसका ट्रीटमेंट के बारे में भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा आगे चल के, लेकिन अभी हम प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि हम इसका रोकथाम कैसे करें, राइट। तो मैंने बताया कि हम लोगों की अच्छी बॉडी जो है वही इसका वो कर सकती है, हमारी अच्छी बॉडी ही इसको प्रिवेंट कर सकती है, जब तक हम लोग इसके साथ एक वैक्सीन या एक किसी दवा के साथ बाहर नहीं आते हैं। सो आ रही है? देख रहे हैं। हाँ, जय गुरु जी। सो मैंने बताया था कि हमारे जो इसका जो पहला वायरस जो हमें अटैक करेगा, जो हमारे बॉडी में सबसे पहली बार आएगा, तो हमारी बॉडी को समझने में उसको थोड़ा वक्त लगेगा। वही वक्त एक हम लोग अपने टाइम में रिस्की पीरियड बोलते हैं, कि जो रिस्क फैक्टर जो जिस पे रिस्क डिपेंड करता है, जो इसको जल्दी से पार कर जाएगा उसके लिए बहुत अच्छा है, और जिसको बॉडी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होगी उसको इसको निकालने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो इसलिए जिनको लगता है कि वो उनको डायबिटिक हैं, वो हाइपरटेंसिव हैं, ओबीज़ हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा इस वक्त अपना ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छा खाएं पिएं, थोड़ा सा नॉर्मल वॉक अपने प्रेमाइसेस अपने घर के अंदर करें, अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा टोन्ड करें। और हमारे यहाँ जैसे हमारी गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है कि हम लोग काढ़ा पिएं, नेचुरल चीज़ों को लें, है ना। और काढ़ा पीना और सब चीज़ों को मैं भी बहुत सपोर्ट करता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने अपने पेशेंट्स में, मैं अपने डेंटल से आगे करके जिस पे बात भी करूँगा, मैंने जो अपने पेशेंट्स को बहुत इम्पॉर्टेंटली बोला है कि जैसे ज़रूरत ना हो तो कोई मेडिकल इंटरवेंशन अभी ना कराएं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी बीमारी आपको है जो कि थोड़ी टाइम तक आगे टाली जा सकती है, तो ज़रूरी ना हो तो हॉस्पिटल्स के चक्कर ना लगाएं, डॉक्टर से ना मिलें, कोई ऐसी जगह पे ना जाएं जहां बहुत सारे लोगों की भीड़ भाड़ जमा हो। ये खासकर उन लोगों को ध्यान देना है जो लोग की मेडिकल के कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, बिकॉज ये हम लोगों को तब तक नहीं पता चलता। अभी सारे लॉकडाउन्स खुल गए हैं, हमारी इकनॉमी को बूस्टअप होना है, तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट कर रही है उनके लिए बहुत ज़रूरी है इसको करना। और हम लोग जैसे जैसे ये खुल रहा है, हम लोग थोड़े से भ्रम में आ रहे हैं कि कोरोना जो है वो पीछे हट रहा है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रूप ले रहा है, और हम लोग इस वक्त अपने पीक टाइम पे चल रहे हैं। पीक टाइम मतलब कि इसके बाद हमारा कर्व थोड़ा सा फ्लैट होना शुरू होगा। कर्व का फ्लैट होना इज़ समथिंग कि जितने लोग जैसे इन्फेक्ट हो रहे हैं, जैसे 250 लोग आज इन्फेक्ट हो रहे हैं और साथ ही में 250 लोग ठीक भी हो रहे हैं, तब हमारा इट मीन्स कि हम पीक पे हैं, और इसके बाद फ्लैट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सो अभी हम लोग मोर और लेस वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ पे हमारा रेशियो इन्फेक्शन का और ठीक होने का मोर और लेस सेम हो रहा है। सो अभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपना वो लेने के लिए, बहुत सारे प्रिवेंशंस लेने के लिए और अपना देखने के लिए। अब अभी हम प्रिवेंटिव शेड्यूल की अगर हम बात करें, हमको सब पता है कि हमारे मुंह से ये वायरस अंदर जा रहा है, हमारे नाक से, हमारे मुंह से, हमारे हाथ को इधर उधर टच करके मुंह के आसपास लगाने में, और वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है। तो कुछ ऐसा हम लोगों को सोचना चाहिए कि मतलब जो हमें यहीं पे ही वो वायरस ख़त्म कर दे, क्योंकि जब वायरस अगर हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे ही ख़त्म हो जा रहा है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे नहीं जा रहा है, मतलब अंदर लंग्स पे नहीं इन्फिल्ट्रेट हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमारे कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत कम रहेंगे। उसको हम ठीक कैसे करें? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी तक बहुत ही कम मेडिकल बुलेटिन्स वगैरह में बताई गई है, दैट इज़ गार्गलिंग। जब हम अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी मुंह के अंदर सलाइवा बन रहा है, थूक बन रही है, और वो सलाइवा हम अंदर अपने पेट में ले रहे हैं। हमारे सलाइवा में बहुत सारे हमने बताया ना, हमारी बॉडी जो है वो रक्षा प्रणाली ही है, हमें हर चीज़ से बचाती है। तो हमारे सलाइवा, हमारे थूक में ऐसी चीज़ें पहले से ही अवेलेबल हैं, जैसे लैक्टोफेरेंस हो गए, इम्यूनोग्लोबिन्स हो गए, जो ऑटोमेटिकली हमारे मुंह के कीटाणु को मारती हैं, फिर उसको धीमे से पेट में ले जाती हैं। पेट में वैसे ही हमारे यहाँ HCl रहता है, बहुत एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, तो हमारे पेट में जाके वायरस वैसे ही मर जाता है। हमारे पास वायरस को एक्टिवेट होने को, उसको मल्टीप्लाई करने को सबसे बेहतर चांस कब है? जब आप सो रहे होते हैं, जब हमारा मुंह बंद होता है। जैसे अभी आपका मुंह बंद है, आप मेरी बातें सुन रहे हैं, अगले आधी घंटा और सुनेंगे, उस वक्त आपके वायरस को मल्टीप्लाई करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
तो कभी ऐसा जिसमें आपको लॉन्ग स्टैंड बैठना हो या सोना हो, मेक श्योर कि आप वार्म लाइन गागल्स कर लें। क्लोरेक्सिडीन रेडिली अवेलेबल है मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम्स के साथ। क्लोरेक्सिडीन को आप यूज़ करिए, वार्म लाइन गागल्स करिए। काढ़ा अगर पीना है तो डेफिनेटली आप कोशिश करिए काढ़ा उस वक्त पिए जब आप सोने वाले हों, या उस वक्त पिए खाना वाना खाने के बाद जिस वक्त आप बैठे वाले हों। आप कहीं बाहर से आएँ तो काढ़ा लीजिए, या कहीं बाहर से आएँ तो ज़रूर से आकर के पहले स्नान करिए, नहाइए, मुंह हाथ धोइए अच्छे से, अपने कपड़े को चेंज करिए, कपड़े को सीधे जा कर के उस जगह डंप करिए जहाँ से वो सीधे धो जाएं। कहीं पे भी फोमाइट्स आप कैरी करके नहीं आए। कोशिश करें कि अपना बाल वगैरह, अपने हैंड्स वगैरह सबको क्लोज रखें, एक इनक्लोज उसमें रखें, ताकि हम घर में कुछ लेकर के नहीं आए, है ना। वायरस का सीडीसी ये है, वायरस अपने आप घर के अंदर नहीं आएगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा उसे लाने के लिए। सो मेक श्योर कि ये कुछ टाइम जब तक वैक्सीन वगैरह नहीं आ जाती है उसको आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इन सब चीज़ों से साझा रखें और बहुत अपना ध्यान रखें। अगर हम डेंटल के, अब अपने स्ट्रीम डेंटिस्ट्री से रिलेटेड अगर हम बात करें, डेंटिस्ट्री में अभी बहुत ही लेटेस्ट शोध आई है कि जिंजेवाइटिस, जिसको पायरिया अगर हम लोग बोलते हैं, हमारे बनारस में बहुत ही कॉमन फाइंडिंग है। पायरिया इज़ अ वेरी जिंजेवाइटिस, गम्स की स्वेलिंग जो है वो बहुत ही एक एस्पेक्ट है जहाँ पे ये वायरस हार्बर कर सकते हैं, right? So that is a risky prone or area, so make sure that you should brush at least 2 to 3 times a day जब तक ये कोविड का ये चीज़ें चल रही हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि डेंटिस्ट के पास जाना, उनके पास से ट्रीटमेंट लेना, दोनों बहुत रिस्क पे हैं। जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो मेरे मुंह के बहुत पास वो भी रहता है और उसके मुंह के पास मैं भी रहता हूँ। सो इट इज़ अ वेरी मतलब वेरी इंक्रीज चांसेस टू गेट इन्फेक्टेड एंड टू कॉज द इन्फेक्शन इन द कम्युनिटी। हम कम्युनिटी स्प्रेड में हैं। सबसे बड़ी बात यह है आज की टाइम में, इस कोविड में, कि हम दो तरीके के पेशेंट से डील कर रहे हैं जो कोविड में, एक जो सिम्टोमेटिक हैं और एक जो असिम्टोमेटिक है। सपोज अगर हम बात करें तो हमारे पास कोविड के पेशेंट सिम्टोमेटिक वो हैं जिनको उनकी फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब कफ दिखाई दे रहा है, फीवर दिखाई दे रहा है। तो ऑटोमेटिकली अब गवर्नमेंट के उससे और हम सब लोग इतने ज़्यादा अवेयर हैं कि अगर किसी को पता चल रहा है कि हम बीमार हैं तो डेफिनेटली वो अपने घर में, वो बाहर नहीं निकल रहा, वो अपने घर में भी क्वारंटाइन हो गया है, अपने घर वालों से भी नहीं मिल रहा है। तो हमें खतरा उन सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के साथ नहीं है, हमें खतरा जो है असिम्टोमेटिक पेशेंट्स के साथ है। अब असिम्टोमेटिक पेशेंट्स क्या हुए? असिम्टोमेटिक पेशेंट्स वो हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, जिन्होंने अपनी बॉडी का बहुत अच्छा ध्यान रखा है, अच्छा खाते पीते हैं, और वो असिम्टोमेटिक पेशेंट्स जो अभी हमारे पास हैं उनसे हमें सबसे ज़्यादा खतरा है। क्यों? क्योंकि वो एज अ कैरियर काम कर रहे हैं, उनको खुद भी नहीं पता कि वो इन्फेक्टेड हैं, लेकिन वो जिस दूसरे इंसान से मिल रहे हैं जिसकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है और वो एज अ कैरियर काम करके वो इन्फेक्शन उनको ट्रांसमिट अगर कर दे रहे हैं तो उनमें बहुत डेडली साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना है कि जो असिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, हर पेशेंट, हर बाहर का व्यक्ति जिससे आप मिल रहे हैं, आप उसको एज ए असिम्टोमेटिक पेशेंट ही मान के चलिए। बिकॉज हमें नहीं पता चलेगा कोई भी किसी चीज़ से कि वो कैसे कोविड इन्फेक्टेड है कि नहीं। आज की डेट में हम सबसे ज़्यादा जो हम लोगों का इंटरेक्शन हो रहा है हाउस होल्ड मेट्स के साथ हो रहा है, हमारे घर में जो एम्प्लॉयज़ आते हैं उनका हो रहा है। अगर आप देखिए तो हमारे यहाँ जो स्लम्स वगैरह में, या जो हम लोगों ने राह चलते, एक रिक्शे वाला हो गया, एक ऑटो वाला हो गया, एक मजदूर हो गया जो कि रोज़ डेली काम कर रहा है, उस धूप में भी काम कर रहा है, उस बरसात में भी काम कर रहा है, उस ठंड में भी काम कर रहा है, खाने में उसके पास कोई जंक फूड्स नहीं है, घर में बैठा वही 2 रोटी, कार्बोहाइड्रेट, डाइट वगैरह सब कुछ वही ले रहा है। इसकी इम्यूनिटी हम लोगों से बहुत अच्छी है। वो नल का पानी पी रहा है, हैंडपम्प का पानी पी रहा है, वो कोई आरओ पानी नहीं पी रहा है, उसकी इम्यूनिटी हम लोगों से बहुत अच्छी है। ऐसे पेशेंट्स अगर कोविड के बनते हैं, ऐसे लोगों से अगर कोविड से इन्फेक्टेड होते हैं तो वो असिम्टोमेटिक होंगे, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, उनको पता भी नहीं चलेगा। और उनकी प्रायोरिटी इस वक्त कोविड भी नहीं है, देयर मोर प्रायोरिटी इज़ टू गेट द फूड फॉर लिविंग। उनके लिए रोज़मर्रे की ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये कम्युनिटी स्प्रेड इतना ज़्यादा हम लोगों के देश में इतनी तेज़ी से फैल रहा है। ये सिम्टोमेटिक पेशेंट से नहीं फैल रहा है, ये एसिम्टोमेटिक पेशेंट से फैल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हमारी मेड वगैरह को बहुत इंपॉर्टेंटली हाथ धुलवाएं, उनको बोलें कि ठीक घर में काम करने से पहले नहा करके आएँ, एक उनको ग्लव्स की व्यवस्था कराएं, उनको मास्क दीजिए, एक हेड कैप दीजिए, ताकि वो लोग अपना आ करके अपने आप से दूरी मेंटेन रखें, राइट। उनको चादर वादर साफ़ करने के लिए नहीं बोलिए, उनको अपने प्राइवेट जिसमें आप अपना, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा आप जिसको टच करते हैं उसको वो नहीं करिए।
दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर जिनको अभी संगत जी ने पूछा कि जो लोग इन्फेक्ट हो गए हैं उनको क्या करना चाहिए, तो संगत जी उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप धैर्य से काम लीजिए। अगर आप किसी से इन्फेक्टेड हैं, मतलब अगर कोविड से इन्फेक्टेड हैं, आपको लगता है कोई कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट है और आप उससे डायरेक्ट इंटरेक्ट किए हैं, तो अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करिए, साइंस एंड सिम्टम्स को मॉनिटर करिए बहुत इजीली। जैसे हर जगह आजकल बता रहे हैं पल्स ऑक्सीमीटर्स अवेलेबल हैं, पल्स ऑक्सीमीटर को देखिए, अपना SpO2, अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन को देखिए, शुडंट कम बिलो 92। अगर 92 आता है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर से बात करें। फिर अगर ज़रा सा भी आपको फीवर प्रोलॉन्ग होता है एक दिन की वजह से और पैरासिटामोल से वो नीचे नहीं आ रहा है, तो अपना कोविड टेस्ट कराने में बिल्कुल भी मत हिचकिए। क्योंकि अगर कोविड टेस्ट आप करा लेते हैं, अगर आप कोविड पॉजिटिव आते हैं, आप दूसरे लोगों को से आइसोलेट बेटर तरीके से हो सकते हैं। और दूसरा, करिए मेडिकल इमरजेंसी अगर होती है तो आपको हॉस्पिटल से एडमिट करेंगे। अगर आपने अपने कोविड की जाँच नहीं कराई है कि नहीं हमें पॉजिटिव आने का खतरा है, आप डर रहे हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई मेडिकल इमरजेंसी एकदम से आएगी तो कोई भी हॉस्पिटल आपको ऐसे नहीं लेगा। नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं वो इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आप कोविड की जांच नहीं है, कोविड हॉस्पिटल आपको इसलिए नहीं लेगा क्योंकि कोविड की जांच नहीं है, राइट। तो यू हैव टू गेट अ कोविड टेस्ट, गेट इट डन, सो दैट यू शुड डिफरेंशिएट बिटवीन कोविड एंड नॉन कोविड पेशेंट। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो निगेटिव आता है तो कोई भी डॉक्टर आपको हैप्पीली जाकर के आपके पास आपको ऑस्कल्टेट इंस्पेक्ट करके आपको देखेगा और आपको बेटर उपचार कर पाएगा। सो अगर आपको ज़रा सा भी शंका होती है, कोई भी फीवर अगर नहीं उतर रहा है, तो उसके लिए आप अपनी जांच जरूर कराएं। ज़रूरी है कि आप जो काढ़ा वगैरह हमारे पास रेडिली अवेलेबल हैं, हर जगह आपको मिल रहे हैं, काढ़ा का सेवन ज़रूर करिए। अपने पास घर में पैरासिटामोल जैसी दवा ज़रूर रखिए, थर्मामीटर ज़रूर रखिए। अगर फीवर आ रहा है तो फीवर को हर 3-3 घंटे पर मॉनिटर करिए, उसको एक छोटा सा पेपर बनाइए, उस पर लिखिए। अपने SpO2 का भी चार्ट बगल में बनाइए, उसको हर 3 घंटे पे मॉनिटर करिए। ज़रा सा भी मेडिकल इमरजेंसी की बात लग रही है तो आजकल पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी बहुत इजीली अवेलेबल हैं हर जगह, और बहुत इजीली उनको लगाना भी है। तो वो आप वो कर लीजिए, जो भी आपको डिलीवर करेगा वो बहुत इजीली उसको आपको डिमॉन्स्ट्रेट भी कर देगा, सो दैट कि आपके पास एक ऑक्सीजन का बैकअप रहेगा। तो आप कहीं पे भी किसी मेडिकल या किसी हॉस्पिटल में अगर आप ट्रांजिट लेना चाह रहे होंगे तो आप ट्रैवल के टाइम में आपको चेस्ट कंजेशन या SpO2 अगर डिप्लीट कर रहा है तो उससे थोड़ा सा आपको बैकअप मिलेगा, राइट। सो एज अ रोल ऑफ डेंटल सर्जन अगेन आई टोल्ड यू कि जब तक ज़रूरत नहीं है तब तक डेंटिस्ट के पास अभी ना जाएं। कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स हैं, उनके लिए आप आइए और मेक श्योर कि जो आपका डेंटिस्ट पूरे क्लिनिक को सैनिटाइज करे, आप जहाँ बैठते हैं वो सैनिटाइज करे, जहाँ आप स्पिट करते हैं, खासकर स्पिट्यून, हर डेंटल चेयर पे एक स्पिट्यून होता है जहाँ आप स्पिट करते हैं, कुल्ला करते हैं, उसको सैनिटाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड से वाटर लाइन्स वगैरह सैनिटाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये सब करने के बावजूद you still have a great risk of transmitting a disease if you go to these kind of centers. So if you are planning to go, make sure that you should have one-to-one अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट। कहीं भीड़ भाड़ी जगह पे आप नहीं जाएं, अपने डेंटिस्ट से रिक्वेस्ट करें सर कि मुझे एक पर्टिकुलर टाइम दीजिए, और कोशिश करेंगे कि आप डेंटिस्ट और आप उसी टाइम पे ही अवेलेबल हों और मल्टीपल पेशेंट्स वहाँ नहीं हों। सेकेंड इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेंटल प्रोसीजर उसी के लिए जाएँ जो इलेक्टिव प्रोसीजर्स हैं, जैसे दांत को सफाई कराना, दांत की तार बंधवाना, ऑर्थो ट्रीटमेंट कराना, ब्लीचिंग कराना, है ना, वो सबको आप थोड़ा पोस्टपोन करिए, राइट संगत जी। सो मेरा एक छोटा सा वो था, एक आपको अवेयर करने के लिए। एंड हम लोग कोविड हम सब लोगों के ऊपर बहुत ही एक तरीके से चैलेंज बन करके सामने आया है, और हम सबको इसके साथ लड़ना है, हम सबको एक साथ लड़ करके इसके साथ निकलना है। और विथ इंक्रीज्ड रिस्क टू ह्यूमैनिटी देयर इज़ इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी एज वेल। सो अगर रिस्क बहुत ज़्यादा है पूरे हम ह्यूमैनिटी के लिए, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस ह्यूमैनिटी उसके तरफ उतनी ही ज़्यादा है। ये हम सब लोगों को एज अ मेडिकल प्रोफेशन नहीं है, हमें हर एक इसको हमें अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी एज अ लॉफुल सिटीज़न, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ आवर कंट्री। एंड आई होप मेरा एक छोटा सा ये आप लोगों को थोड़ा सा प्रेरणा देगा कि अपने करीब वालों का, अपने घर वालों का, अपने पास वालों का, अपने रिलेटिव्स का ध्यान रखें, और अपना खुद का बहुत ध्यान रखें। सो जय गुरु जी, जय गुरु जी।